गुलमिया के ऊपर जुड़वां चांद जारी। वो गर्मी भी पहले जैसी ही शुरू हुई, गर्म, धीमी, तैरते बादलों और आलसी दोपहरों से भरी हुई। पर हवा में कुछ अलग था, जैसे खुद दुनिया ने सांस रोक रखी हो। एक शाम, जब जुड़वां चांद इतनी ऊंचाई पर आ गए कि पेड़ों की चोटी पर चांदी बिखेरने लगे, राइटो अपने परिवार की वर्कशॉप की ढलवां छत पर चुपचाप बैठा था। नीचे गियर और लीवर आधे बने विंड कंपास पर चांदनी पकड़ रहे थे, जिसे वो पिछले 3 शामों से दोबारा संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। रोशनी काम करने लायक नहीं थी, पर राइटो को परवाह नहीं थी। वो काम नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था। फिर वही जानी पहचानी आहट आई, धीमे और निश्चित कदम, लकड़ी की पट्टियों पर चलते हुए। एक दिन जरूर गिरोगे, शिरो ने कहा, जो आकर उसके पास लेट गया, अपने हाथ सिर के पीछे मोड़े हुए। राइटो ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी निगाहें आसमान पर टिकी रहीं। अगर कौन सही हो तो नहीं गिरूंगा। शिरो मुस्कुराया। या फिर कोई हो जो पकड़ ले। फिर वे चुप हो गए। वो चुप्पी जो केवल गहरे दोस्त समझते हैं, जो बिना बोले सब कह जाती है। और फिर कुछ अजीब हुआ। एक झपक, जैसे आसमान में दिल धड़क उठा हो। दोनों एक साथ उठ बैठे। उनके ऊपर सितारे झिलमिलाए, सिर्फ एक पल के लिए। बादलों में एक लहर सी चली, मध्यम और चिकनी, जैसे शांत झील पर कोई पत्थर उछला हो। न बिजली थी, न टूटता तारा। ये कुछ और था। कुछ जो बुला रहा था। राइटो ने माथे पर टिकी पीतल की चश्मा खींचकर आंखों पर चढ़ा ली। तुमने देखा? शिरो तुरंत जवाब नहीं दिया। जब बोला तो फुसफुसाहट में। मैंने महसूस किया, जैसे किसी ने मेरी त्वचा को छू लिया हो। राइटो ने क्षितिज की ओर नजरें टेढ़ी की। पश्चिम की पहाड़ी से आया था। वहीं पुराने स्टारवेल के पास। शिरो पहले ही खड़ा हो चुका था। चलो। राइटो हिचकिचाया, बगल में देखा। हमें नहीं पता वो क्या है, इसीलिए तो चलना है। शिरो ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। राइटो ने उसके हाथ को देखा, फिर आसमान को। एक लंबा पल बीता। फिर उसने आह भरी, अपना थैला उठाया और खड़ा हो गया। किसी दिन, वो बड़बड़ाया, तेरी ये फीलिंग हमें मरवा देंगी। शिरो हंसा। और किसी दिन, तेरी ये लॉजिक हमें किसी जादू से चूक जाने देगी। वे छत से उतरे और पेड़ों के बीच खो गए, जुड़वां चांदों की हल्की रोशनी के सहारे। पीछे सोलमिया का लालटेन जलता गांव धुंध में ढल गया। वे तेजी से चले, चमकते लूमा पाइनों के नीचे से, जिनकी पत्तियां नीली रोशनी में धड़कती थी, और उस चांदी जैसे बहते झरने को पार किया, जो जमीन पर रेंगती किसी जीव की तरह लगती थी। झींगुर अजीब मगर मधुर धुनों में गा रहे थे। कहीं दूर एक चांद उल्लू धीरे से हुक्ता। जब वे पश्चिमी पहाड़ी के तल पर पहुंचे, जंगल पूरी तरह शांत हो गया। चोटी पर था वह पुराना स्टारवेल, पत्थरों की एक गोलाई, जो आधा जमीन में धंसा था। एक ऐसे समय की निशानी, जो उनके समय से भी पुराना था, इतना पुराना कि कहानियां भी उसे भूल चुकी थी। आकाश दर्शकों का समय। वे ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सांसें तेज होती गईं। फिर जमीन हिल उठी। हवा में एक गूंज उठी, इतनी गहरी कि कानों से ज्यादा सीने में महसूस हुई। आसमान फिर से झिलमिलाया, जैसे जवाब दे रहा हो। और फिर स्टारवेल के बीच से एक रोशनी उठी। वो चांदों जैसी ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म थी। जिंदा, धड़कती हुई। शिरो आगे बढ़ा, आंखें खुली की खुली रह गईं। यह गा रही है, उसने धीरे से कहा। राइटो ने जेब से अपना कंपास निकाला। लेकिन सुई हर दिशा में घूमती रही, कहीं भी नहीं थमी। यह मुमकिन नहीं है, वो बुदबुदाया। और तभी, बिना किसी चेतावनी के, वो रोशनी भड़क उठी। यह कोई चमक नहीं थी। यह एक खिलना था। सोने, गुलाबी और चांदी की एक लहर, जैसे कोई सांस बहुत देर बाद छोड़ी गई हो, हर दिशा में फैल गई। और उसी पल, जब रोशनी ने दुनिया को अपने भीतर समेट लिया, उन्होंने महसूस किया शुरुआत। अध्याय 2। अटारी में आईना। ये सब एक बरसात की सुबह शुरू हुआ। ऐसी बारिश जो खिड़कियों को धुंधला कर देती है और गांव को और भी छोटा और भी भुला हुआ बना देती है। उफनती हुई नहर ने निचली गलियों में पानी भर दिया था, और पुराना पुस्तकालय, एक लकड़ी का जर्जर भवन, यादों से भरा, एक बार फिर पानी में डूब गया था। स्कूल बंद कर दिया गया। लड़कों को घर भेज दिया गया। उनके बूट पानी से भरे हुए थे और उनके दिमाग अचानक मिली इस आजादी से रोमांचित। शिरो उन्हें अपने घर ले गया, जहां की अटारी हमेशा से रहस्यों से भरी लगती थी। उसकी मां कभी वहां नहीं जाती थी, और उसके पिता ने एक बार चेतावनी दी थी कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। लेकिन जिज्ञासा हमेशा सावधानी से तेज होती है। अटारी में धूल और समय की गंध थी। लकड़ी की बीमें चरमराईं जब लड़के ऊपर चढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी लंबी, घबराई हुई परछाइयां डाल रही थी। बक्से यहां वहां बिखरे थे, जैसे कोई भूले हुए मकबरे। पुरानी किताबों की अलमारियां थीं, फीते से बंधे हुए नक्शे, टूटे हुए घड़ियां जो खामोशी में भी टिक टिक करती महसूस होती थी,
और सबसे कोने में एक धूल से ढंका ऊंचा आईना पड़ा था। शिरो सबसे पहले पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने उस चादर को हटा दिया। हवा का बहाव बदल गया। आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं था। इसके बजाय वो तारों से चमक रहा था, केवल दृश्य नहीं बल्कि कुछ गहरा, कुछ जीवंत। तारामंडल उसकी सतह पर चलने लगे, जैसे किसी ने आसमान को पकड़कर उस कांच में भर दिया हो। फिर धीरे धीरे बीच में एक चिन्ह उभरा। दो सुनहरे छल्ले आपस में जुड़े हुए, हल्की रोशनी में धड़कते हुए, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। राइटो की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, ये सामान्य नहीं है। शिरो तुरंत नहीं बोला। वो स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखें टिकी हुई थी, जैसे सितारों के चारों ओर कोई नाजुक रेखाएं खुद ब खुद उभर रही हों। पर्वत, नदियां, चमकते हुए छोटे बिंदु, जैसे गांव हो या शायद कुछ और। यह एक नक्शा था, किसी जानी पहचानी जगह का नहीं, बल्कि एक आकाशीय नक्शा जिसे जमीन पर उतार दिया गया हो। यह एक नक्शा है, शिरो ने अंत में कहा। उसकी आवाज दूर की लग रही थी। उसने इशारा किया। वो देख, वो पर्वत श्रृंखला और वो नदी का मोड़। राइटो पास आया। उसने आईने की चौखट पर अपनी उंगलियां फेरी। उसके माथे पर सोच की सिलवटें थी। ये चिन्ह मैंने इसे पहले देखा है, वेधशाला की पुरानी डायरी में, जो हमें पिछली गर्मियों में मिली थी। शिरो की आंखें चमक उठी, दृढ़ विश्वास से भरी हुई। तो फिर हमें इसका पीछा करना होगा। राइटो थोड़ी देर रुका। अटारी एक अजीब सी खामोशी में डूब गई थी, जैसे बाहर की बारिश भी रुक गई हो। वो फिर से आईने की ओर देखने लगा। वो सुंदर था और डरावना भी। अगर ये खतरनाक हुआ तो? उसने पूछा। शिरो मुस्कुराया, वैसी मुस्कान जो तुम्हें ये यकीन दिला दे कि असंभव चीजें भी बस इंतजार कर रही हैं, किसी बहादुर को आजमाने के लिए। तो हम साथ में बहादुर बनेंगे। और इस तरह ये सब शुरू हुआ। छत पर गिरती बारिश, आईने में चमकते तारे, और दो लड़के जो किसी अज्ञात विशाल रहस्य के किनारे खड़े थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।